होगा। और वीराकास की बैठक जो है वो साल भर में 4 बार होगी। और जो हिंदी सलाहकार समिति है उसकी बैठक पूरे वर्ष में 2 बार होगी। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि नराकास जो है वो विदेशों में 7 केंद्रीय कार्यालय होने पर ही गठित की जाती है। और उसकी बैठक साल में एक बार होना सुनिश्चित किया गया है। विदेशों में नराकास की बैठक। और इसमें विदेशों में भी प्रतिशत तय किया गया है हर चीज का। जैसे कि वहाँ विदेशों में जो है 50% ज्यादातर चीजें जो भी दी गई हैं वो 50% है। जैसे पत्राचार अगर हो तो 50%, फाइल में टिप्पण हो विदेशों में यदि तो वो भी 50%। और वहां पे भी जो विराकास होगा वहां भी प्रत्येक तिमाही में एक बैठक सुनिश्चित किया गया है विदेशों में। अ, और विदेशों में अगर कोई आशुलिपिक कर्मचारी या टंकन करने वाले कर्मचारी की संख्या तय की गई है तो वो कम से कम एक होनी चाहिए। और इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह जो होगा वो 100% विदेशों में भी द्विभाषी होना चाहिए। और हमारे देश में भी कंप्यूटर आदि जो हो, वेबसाइट जो हो वो द्विभाषी हो। अ, तो वो उसका प्रतिशत 100% तय किया गया है। निरीक्षण का यदि हम देखें तो मंत्रालय विभाग या फिर और जो भी मतलब केंद्र सरकार का कार्यालय है वहाँ ये निरीक्षण कितना हो तो न्यूनतम 25% होना चाहिए। मुख्यालय में जो अनुभाग हैं वहाँ कितना प्रतिशत निरीक्षण निरीक्षण होना चाहिए, यदि ये चीज देखा जाए तो वह भी 25% न्यूनतम होना चाहिए। जी महोदय, मैं यही याद कर पा रही हूँ। और इसके अलावा और भी अलग अलग नियम का भी उल्लेख किया गया है जिसमें नियम 11 में जो कोड मैनुअल संहिताएं आदि हैं उनका द्विभाषीकरण की बात की गई है, वह भी 100% होनी चाहिए। नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों की जो उत्तर देना है वह भी 100% होना चाहिए। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही देना सुनिश्चित किया गया है। इसमें नियम 8(4) का जिक्र किया गया है जिसमें ये बोला गया है कि यदि कोई कर्मचारी प्रवीणता प्राप्त हैं तो उनको केंद्र सरकार यह निर्देश दे सकती है कि वो अपना सभी कार्य टिप्पण आदि जो भी है कार्यालय का कार्य वो हिंदी में करे। नियम 10(4) का जिक्र किया गया है जिसमें अधिसूचित कार्यालय की बात की गई है कि यदि 80% या उससे अधिक कर्मचारी कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं तो वो कार्यालय अधिसूचित घोषित किया जा सकता है। और यदि किसी भी समय पे 80% से कम कर्मचारी हो जाएंगे वहां पे प्रवीणता प्राप्त तो उसको अधिसूचित नहीं होने की भी घोषणा राजपत्र द्वारा की जाएगी। और ज्यादातर इसमें नियम आदि की बात ही बताई गई है। किस क्षेत्र से किस क्षेत्र में यानी कि केंद्र सरकार के कार्यालयों के अंदर जो पत्राचार होता है, जो नियम 4 जिसकी बात करता है उसके विषय में बताया गया है कि किस प्रकार का क्षेत्र से ख क्षेत्र आदि में पत्राचार होगी। जी ठीक है धन्यवाद। मनीषा जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा रिकेप किया। बस एक इसमें मैं सुधार करना चाहूंगा कि नियम 10(4) के तहत प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों के 80% प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों के कारण गजट नोटिफिकेशन नहीं होता है, बल्कि कार्यसाधक ज्ञान कर्मचारियों, जो कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी हैं, उनकी संख्या 80% होने से कार्यालय आपका अधिसूचित होता है। और उसी प्रकार से कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारियों की संख्या 80% से कम हो जाने से वो अधिसूचित नहीं रह जाता है। शायद आपको जानकारी होगी, लेकिन आप बोलने के क्रम में कार्यसाधक की जगह प्रवीणता बोल गई थी, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसा कई बार होता है कि हमें ध्यान में कुछ और रहता है और हम बोलने के क्रम में कुछ और बोल जाते हैं, पर ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपके मेमोरी में क्या है, हार्ड डिस्क में क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके मॉनिटर पे क्या दिख रहा है वो ज्यादा मैटर करता है ना। तो हार्ड डिस्क में कुछ और हो और मॉनिटर पे कुछ और दिखे तो सामने वाला तो मॉनिटर पे दिखे हुई चीजों के ऊपर ही मार्किंग करेगा ना आपके लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पर आपने बहुत अच्छा रिकैप किया सारे कल के सेशन वार्षिक कार्यक्रम का। आज के जो करेंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे, सामान्य तौर पे कई दिन हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स में कुछ तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ जो है वो वैसे ही होते हैं, लेकिन आज मैं अभी गो थ्रू किया तो मैं देखा कि सारे ही करंट अफेयर्स आज के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके जानने योग्य, हम सबके जानने योग्य है।
ठीक है, तो हम फटाफट अगले 10 मिनट में करंट अफेयर्स देख लेते हैं। और आप लोगों को मेरी यह भी सलाह रहेगी कि आप लोग एक बार बाद में भी आज के करंट अफेयर्स को जरूर पढ़िएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बहुत सारे टॉपिक आज के करंट अफेयर्स में हैं। पहली बात कि एनआईआरएफ रैंकिंग दी गई है 2024 की। एनआईआरएफ रैंकिंग का मतलब क्या होता है? ये जो रैंकिंग होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग ऑफ फ्रेमवर्क, ठीक है, ये दिया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, नेशनल लेवल के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। तो इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में आईआईटी मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में छठी बार लगातार इस रैंकिंग में टॉप जगह बनाई है। और आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में इन्होंने मतलब आईआईटी मद्रास ओवरऑल और आईआईएससी बेंगलोर इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में टॉप पोजीशन लेकर के आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये 9वें एडिशन में इसको अनाउंस किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है, सुकांता मजुमदार, शिक्षा मंत्रालय की बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मंत्रालय हमारे लिए, क्योंकि हमारा काम भी कहीं ना कहीं वैसे शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। तो सुकांता मजुमदार मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं। जयंत चौधरी इंडिपेंडेंट चार्ज में मिनिस्टर हैं शिक्षा मंत्रालय के, और ये राज्यसभा उत्तर प्रदेश के एमपी हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 इंडियन वेटलैंड, नए 3 इंडियन वेटलैंड जो है अब पाए गए हैं, जिसमें कि 2 तमिलनाडु से और 1 एमपी से, जिन्हें की रामसर लिस्ट में शामिल किया गया। तो अब रामसर लिस्ट में कुल मिलाकर के 85 साइट्स हो गए हैं पूरे भारत में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मंत्री जी हैं भूपेंद्र यादव साहब, उन्होंने और नए 3 वेटलैंड जिनका नाम है नान जरायन बर्ड सेंचुरी एंड काजुवेली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, ये दोनों हैं, नानजरायन और कांजुवेली, और तवा रिजर्वायर मध्य प्रदेश में। तो इन 3 नए साइट्स को रामसर साइट्स के अंतर्गत इन्होंने, इन तीनों वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के अंदर इन्होंने डेजिग्नेट किया है, इसको शामिल किया गया है। तो अब कुल मिलाकर के रामसर साइट्स की संख्या 85 हो गई है, जो 13,58,068 हेक्टेयर के क्षेत्र को कवर करता है। भूपेंद्र यादव जी अलवर राजस्थान से यूनियन मिनिस्टर हैं, और कीर्तिवर्धन सिंह जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। रामसर साइट क्या होती है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हालांकि इंटरव्यू के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण मैं इसको नहीं मानता हूँ, लेकिन इसको जानना चाहिए। तो कभी जब आपको मौका मिले तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा रामसर साइट के बारे में। जियो पारसी स्कीम और हज एप्लीकेशन, ये दो पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। एक पारसी कम्युनिटी के लिए किया गया है कार्य में, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसके द्वारा हज एप्लीकेशन, जो अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय है हमारे देश में, उनको हज यात्रा करने के लिए हज एप्लीकेशन 2025 ओपन किया गया है। और साथ में जियो पारसी स्कीम पोर्टल हमारे देश में रह रहे पारसी समुदाय के लिए यह एक योजना है, इसका एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो भी पारसी समुदाय के लोग हैं वो इसके हितधारक होंगे, उनको इसका हित लाभ मिलेगा। तो ये जो लॉन्चिंग की गई मंथन हॉल नई दिल्ली में की गई, और ये पोर्टल जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेगा पारसी समुदाय को उनके अकाउंट में। हज एप्लीकेशन ऑनलाइन करने से जो भी हज यात्री हैं उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 1.75 लाख मतलब 2.25 लाख लोगों को किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया द्वारा इस वर्ष भारत से हज यात्रा करने के लिए परमिशन मिली हुई है। तो 2.25 लाख लोग इसमें अपना आवेदन दे सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के बारे में किरण रिजिजू जी, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, वह इसके मंत्री हैं। सामान्य तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री मुस्लिम समुदाय से आते थे। इस बार जो है किरण रिजिजू को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और उसके पश्चात जॉर्ज कुरियन जी जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं केरला से, जो कि क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं। तो इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। भारत सरकार ने ऑफशोर एरियाज में मिनरल ट्रस्ट रूल 2024 को इन्हांस करने के लिए इन्हांस किया है, मतलब वो लोग लेकर के आए हैं। किसके लिए? ताकि ऑफशोर यानी कि तटीय क्षेत्रों में मिनरल
एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का जो काम है, ये काम लगातार इसमें उन्नति हो सके, लगातार इसमें वृद्धि हो सके, इसके लिए एक फर्स्ट एवर फ्रेमवर्क, इस तरीके का पहला ऐसा फ्रेमवर्क लाया गया है जिसमें कि ऑफशोर एरिया मिनरल ट्रस्ट रूल्स के नाम से, ठीक है, ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट रूल्स 2024 के नाम से ये लाया गया है, जिसमें कि भारत के तटीय क्षेत्रों में जो भी खनिज हम लोग खनिज लवण इत्यादि जो निकालते हैं मिनरल एंड साल्ट, तो उसके लिए ये बढ़िया तरीके से एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, ठीक है। इसमें जो है सारी चीजें फ्रेमवर्क में, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगली खबर है, भारत और इजराइल ने मिल करके सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसे स्टेब्लिश किया है आईआईटी मद्रास के अंतर्गत। ये दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ में सहयोगात्मक समझौता करते हुए, पार्टनरशिप करते हुए, और इन्होंने ये कार्रवाई की है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और वाटर टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए ये सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी की स्थापना आईआईटी मद्रास चेन्नई तमिलनाडु के अंतर्गत की गई है। ये जो इनिशिएटिव है, जो पहल है, वो एक कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स है कि शहरी क्षेत्रों में कैसे 24 घंटे पानी की सप्लाई निर्बाध रूप से हो सके, इसके लिए यह इस पहल की शुरुआत की गई। अगस्त 5 से अगस्त 8 तक इसको ये आयोजन हुआ था, और उसी के दौरान ये सब कुछ निर्णय लिया गया, और इस तरीके से सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी की स्थापना अब हो गई है। आईआईटी मद्रास के बारे में प्रोफेसर कामाकोटी विजिनाथन जी इसके वर्तमान निदेशक हैं। चेन्नई तमिलनाडु में यह स्थित है। 1959 में स्थापना हुई थी। इजाक हर्जोग वो राष्ट्रपति हैं इजराइल के, और बेंजामिन नेतान्याहू जी जो है इसके प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री है। बहुत ही रिनोन्ड, प्रसिद्ध व्यक्तित्व आज के समय में, ये पूरे विश्व भर में बहुत चर्चित व्यक्तित्व है। जेरूसलेम इसका कैपिटल है। ये बहुत चर्चित और बहुत विवादित जगह है जेरूसलेम, और इसकी करेंसी न्यू इजरायली शेकेल इसकी करेंसी है। ईईपीसी इंडिया, ईईपीसी इंडिया ने, ईईपीसी का मतलब इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत से जो भी अभियांत्रिकी निर्यात होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो काउंसिल है, जो परिषद की स्थापना हुई है, और साथ में भारत के स्टेनलेस स्टील के विकास के लिए जो संगठन है आईएसएसडीए, इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन लोगों ने आपस में मिलकर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है, ताकि जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यम से निकले हुए उत्पाद हैं उनका एक्सपोर्ट, यानी कि उनके निर्यात को बढ़ाया जा सके, इसके लिए इन लोगों ने आपस में मिलकर के एक समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण आईएसएसडीए जो स्टील सेगमेंट में काम कर रही है, और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ईईपीसी ने मिलकर ये कारनामा बढ़िया तरीके से किया हुआ है। चेयरमैन ईईपीसी के अरुण कुमार गारोदिया जी हैं। हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। आईएसएसडीए के प्रेसिडेंट राजा मणि कृष्णमूर्ति जी हैं। इसका गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर्स है। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। एक बहुत काम की खबर आपके लिए, आईआरसीटीसी और एनसीआरटीसी। एनसीआरटीसी मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। व्हाट इज नेशनल कैपिटल रीजन? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज नेशनल कैपिटल रीजन? हेलो, यस सर। सर जी सर, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल किया गया। तो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो एक कॉर्पोरेशन है, और साथ में आईआरसीटीसी जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, जो कि भारतीय रेलवे के, आज के समय में भारतीय रेलवे के लगभग सभी तरह के जो भी भारतीय रेलवे की गतिविधियां हैं उसके लिए कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी ही रिस्पॉन्सिबल है। चाहे वो टिकटिंग की व्यवस्था हो, चाहे आपको ट्रेन में खाने की व्यवस्था हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स एंड ऑफिशियल्स की व्यवस्था करनी हो, और चाहे रेलवे से जुड़ी हुई अन्य बहुत सारी बातें, लाउंज की व्यवस्था आपके लिए करनी हो, और तमाम सारी बातें जो है वो आईआरसीटीसी वो देखती है। मतलब जितनी भी कैटरिंग और सर्विसेज है रेलवे का, वो आईआरसीटीसी देखती है। बाकी केवल जो रेलवे के ऑपरेशन का काम है वह इंडियन रेलवे का कोर डिपार्टमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वह देखता है। वेयर आईआरसीटीसी सारे सर्विसेज, मतलब कैटरिंग एंड सर्विसेज का काम आईआरसीटीसी के जिम्मे के हवाले कर दिया गया है। तो इन लोगों ने मिल करके वन इंडिया वन टिकट, इस तरह का एक बढ़िया से एक पहल को बनाया है, और
ये क्यों है? ताकि जो भी भारतीय रेलवे के पैसेंजर्स हैं और साथ में नमो भारत ट्रेन का मतलब क्या हो गया कि जो नए तरह के ट्रेन निकाले गए हैं। नए तरह का ट्रेन का मतलब क्या है? नए तरह का ट्रेन का मतलब जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस है, नए तरह का ट्रेन का मतलब जैसे तेजस एक्सप्रेस है, और और इस तरह की जो नई नई ट्रेनें चली है ना, जो बहुत बहुत अल्ट्रा फास्ट स्पीड से चलती हैं, जिनके अंदर सारी सुविधाएं हैं, मतलब व्हेन यू विल सिट इनसाइड द ट्रेन यू विल फील वेरी मच वीआईपी। यार हम इस ट्रेन में बैठ करके वीआईपी बन रहे हैं, बिल्कुल आपको वीआईपी की फीलिंग कराई जाएगी। तो ऐसे ट्रेन को नमो भारत ट्रेन का नाम दिया गया है। तो नमो भारत ट्रेन और क्या नाम है आपका, भारतीय रेलवे, तो इन दोनों के साथ आप जब यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा का अनुभव बहुत बढ़िया हो, इसके लिए वन इंडिया वन टिकट इसकी व्यवस्था की गई है। एक क्यूआर कोड के जरिए, यूनिक क्यूआर कोड के जरिए जो है आप जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उससे टिकट आप प्रिंट कर सकते हैं, ईआरएस इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप, और ये 4 दिन तक वैलिड रहेगा। ये 120 दिन एडवांस में, यानी कि 120 दिन पूर्व तक इसे आप अपनी जो सीट है वो बुक करा सकते हैं और बढ़िया तरीके से आप इसमें यात्रा कर सकते हैं। नमो भारत ट्रेन इज एन इंडियन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन बिल्ट फॉर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सर्विसेज। नमो भारत ट्रेन क्या है? इंडियन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन, यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सर्विसेज के, रैपिड ट्रांजिट सर्विसेज, जल्दी से आप पहुंच जाएंगे, जहां पहले 12 घंटे लगते थे आप 7 घंटे 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। इसलिए इस तरह की ट्रेनें बनाई गई हैं जिनको कि नमो भारत ट्रेन का नाम दिया है। तो ये वन इंडिया वन टिकट का ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। MONPG यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने हाँ, तो जो ONGC तो जो तेल है, मतलब जो भी हम लोग पेट्रोलियम यूज करते हैं, पेट्रोलियम से रिलेटेड जो जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये जो हम लोग यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, तो उसमें गैस के प्राइस में 20%, मतलब प्रीमियम गैस के प्राइस में 20% के हाइक को MONPG ने अप्रूव किया हुआ है। नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली और वाइल इंडिया लिमिटेड ये जो नोएडा उत्तर प्रदेश में, ये दोनों स्थित है। इसमें एक एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, APM प्राइस, ठीक है, तो ये रेगुलेटेड या एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म ये बता रहा है किसी भी तरह के नेचुरल गैस के लिए जो कि नए जो तेल के कुएं होते हैं वहां से निकाला जाता है, तो इसके लिए इन लोगों ने एक गैस प्राइस, प्रीमियम गैस प्राइस के ऊपर 20% का प्राइस हाइक किया हुआ है। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। RBI tightens HFC मतलब हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन नॉर्म्स टू ब्रिंग देम ऑन पार विद NBFC। जो भी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इन दोनों के जो नॉर्म्स हैं, इन दोनों के लिए जो कायदे कानून है, उन लोगों को एक पार उसमें पैरिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जो इनके नियम है उनको इन्होंने थोड़ा सा सख्त किया है। ठीक है, ये जो नियम है ये 1 जनवरी 2025 से अब इफेक्ट में आएंगे, और इस गाइडलाइंस को जो नाम दिया गया मास्टर डायरेक्शन NBFC HFC रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2021, तो 2021 में इसे बढ़ा दिया गया था, और अब इसे 1 जनवरी 2025 से इसकी जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस है, यानी कि जो इसके परिवर्तित दिशा निर्देश है, वे 1 जनवरी 2025 से इनको अब लागू किया जाएगा। तो अब यहाँ पे RBI का नाम आ गया, और हम देखते हैं कि प्रतिदिन हम जब करंट अफेयर का सेशन करते हैं तो एक बार RBI का नाम जरूर आता है। तो आप मुझे बता दें कि RBI के गवर्नर वर्तमान में कौन, जो हम लोग रोज ही शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी गवर्नर है। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। वेरी गुड, 1935। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। एक नई चीज यहाँ पे और है कि ये RBI के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, जय किसान बोल करके एक नया स्टार्टअप शुरू किया गया है, फिनटेक स्टार्टअप है। फिनटेक का मतलब आप समझ रहे हैं? फिनटेक का मतलब क्या है? आजकल ये टेक शब्द के साथ सारे जो सेक्टर्स हैं जुड़े रहे हैं, जैसे एडुटेक एजुकेशन में,
फिनटेक, फिनांस में आगे चलकर जब हम नई शिक्षा नीति पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि भारत सरकार भी टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना ज्यादा फोकस कर रही है। और हम ये जो कर रहे हैं अभी ना, ई लर्निंग, ये एक तरीके से ई लर्निंग ही तो हम कर रहे हैं, ऑनलाइन जो हम लर्निंग कर रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ ई लर्निंग अगर कहा जाए तो इसको लेकर के भी नई शिक्षा नीति में भाषाई प्रावधानों के अंतर्गत और अन्य प्रावधानों के अंतर्गत भी काफी ज्यादा बातें की गई। तो कल जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि जो हम लोग पिछले 2-3 दिनों से ई टूल्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमने परसों ई टूल्स पढ़ा, परसों मतलब 15 अगस्त को हमने ई टूल्स पढ़ा, 15 अगस्त को ई टूल्स पढ़ा। कल हम जब वार्षिक कार्यक्रम पढ़ रहे थे उसमें भी हमने देखा कि किस प्रकार से अब वार्षिक कार्यक्रम में भाषा में तकनीक, ई टूल्स इत्यादि की बात हो रही है। और अब हम आज जब नई शिक्षा नीति में भाषाई प्रावधान पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि किस तरीके से ई टूल्स की बात की जा रही है, अनुवाद के ऊपर कितना बढ़िया बात किया गया है। और मुझे अनुवाद वाली बात मुझे पता नहीं थी, बाकी जो बातें आज हम करेंगे नई शिक्षा नीति में वो मुझे पहले से भी मतलब मोटे तौर पर पता था कि हाँ ये चीजें लाई गई हैं, लेकिन अनुवाद के ऊपर इतनी गंभीरता से मतलब इतनी सारी बातें नई शिक्षा नीति में हैं और उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है और किया जा रहा है, उसके लिए समिति बना दी गई है, ये बात मुझे कल ठीक से पता लगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अगेन बन जाता है आपके लिए जब आप एक अनुवादक पद के लिए कल यूपीएससी में मतलब परसों से इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ही एडिटेक मतलब जो एजुकेशन से रिलेटेड, वैसे ही फिनटेक मतलब जो फिनांस से रिलेटेड, तो ये एक नया कह सकते हैं कि नए तरीके के शब्द विकसित किए गए हैं या हो रहे हैं, क्योंकि बढ़ती हुई जैसी सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, नई नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी, तो वैसे वैसे नए नए शब्द भी विकसित होते जाएंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपने हाल फिलहाल में सुनना शुरू किया होगा जो पहले कभी नहीं रहे होंगे, है ना। तो फिनटेक स्टार्टअप है। फिनटेक स्टार्टअप को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इस तरीके से कि जो भी फिनांसिंग जो फिनांस सेक्टर में कोई भी कंपनी यदि काम कर रही है, जो फिनांसिंग के लिए कर रही है, ऋण इत्यादि प्रोवाइड कर रही है ना, इस तरीके से, तो वे कंपनियां टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे अपनी रीच लोगों तक बना सके या लोग उन कंपनियों तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी इजी रीच बना सके, तो ये एक तरीके से फिनटेक है ना, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए वही सर्विसेज जो पहले ऑफलाइन दिया जाता था अब ऑनलाइन भी हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले की, यदि 10 साल तो छोड़ दो, 5 साल पहले की यदि हम बात करें तो इंडिया में कितने लोगों को इस तरह के कॉन्सेप्ट पता थे कि ऐसा होगा कि देश भर से, आज लगभग यहाँ मेरे साथ 55-60 लोग जुड़े हुए हैं, तो देश भर से 55-60 लोग आपके साथ जुड़े और आप किसी एक कोने में देश के बैठ करके और आप बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही प्रभावी तरीके से आप अपनी बात उन तक पहुंचा सके, आप पढ़ा सके। और ये तो खैर हम लोग तो मतलब कह सकते हैं कि वी आर लाइक जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग। ये तो ऐसे आज देश के अंदर हजारों लाखों लोग हैं जो इस तरीके से अपना नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। थिंग्स हैज बीन वेरी इजी। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पाए। इसके नुकसान क्या है इसके बारे में हम बात निश्चित तौर पर इसके नुकसान भी होंगे। जब कोई चीज के बहुत फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, परंतु वर्तमान में हमारे सामने जो स्थिति है वो आप देख पा रहे हैं। तो वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों पे केंद्रित एक प्लीज म्यूट कर लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर केंद्रित एक फिनटेक स्टार्टअप जय किसान लॉन्च किया गया है। जय किसान लॉन्च किया गया है। ये केंद्रित किस चीज के ऊपर है? ऋण वितरण के ऊपर और साथ में को लेंडिंग। तो ये दो क्षेत्र में ये काम करता है, ऋण वितरण के लिए, लोन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और को लेंडिंग के लिए। तो इसने मतलब ये फिनटेक स्टार्टअप जय किसान जो है इसको एनबीएफसी का अब लाइसेंस प्राप्त हो गया है। ये कहाँ की कंपनी है? मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड रूरल फोकस्ड फिनटेक स्टार्टअप है, नाम है जय किसान। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण खबर। आरबीआई ने 5 ऐसे जो वित्तीय इंटाइटीज हैं, जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उन लोगों ने जो नियामक है उसका उल्लंघन किया है, रेगुलेटरी वायलेशंस, नियामक का उल्लंघन किया है। इसीलिए इनके ऊपर आरबीआई ने क्या किया है? इनके ऊपर पेनाल्टी को क्या बोलेंगे हिंदी में? दंड शुल्क लगाया हुआ है। ठीक है, अब
ये 5 कंपनियां कौन कौन सी हैं? एक तो कैथलिक सिटियन बैंक लिमिटेड है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, निडो होम फाइनेंस लिमिटेड है, जिससे पहले हम एडेलवीज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जानते थे, और अशोका विनियोग लिमिटेड है। तो इन्होंने जो ये तोड़ा है, ये भाई साहब ने 101.86 करोड़, 1.06 करोड़, ये 5 लाख, ये और ये 5 लाख, और ये जो है ₹3.1 लाख। देखिए, ये लाख के बाद से मेरे को ऐसे ही एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात याद आ गई। कल हम एक न्यूज देख रहे थे, तो उसमें जो स्टारबक्स इंटरनेशनल लिमिटेड है, आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, स्टारबक्स का नाम सुना है आप लोगों ने? स्टारबक्स, तो स्टारबक्स के जो आई थिंक सीईओ ही थे, या सीईओ ही थे। तो वो एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उन्होंने केवल इस वजह से स्टारबक्स से रेजिग्नेशन दे दिया कि उन्होंने कहा कि मैं सुबह 9:30 से शाम के 6 बजे तक काम करूंगा, उसके बाद में काम नहीं करूंगा, उसके बाद में ऑफिस में बैठ कर, कैसा नहीं कि आप जब तक होम में बैठ के काम करता रहो। तो कंपनी ने कहा कि नहीं, आपको तो हमारे शर्तों पे काम करना पड़ेगा, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जो सैलरी उसमें पर एनम दिखा रहे थे, मतलब उसमें लिखा हुआ था कि वो कितना सैलरी पाते थे जिन्होंने छोड़ दिया। तो उनकी पर एनम सैलरी जब हम मतलब था, जिसको कि हमने जब मंथली डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो पर मंथ का लगभग 75 से 80 करोड़ रुपए की उनकी पर मंथ की सैलरी, 75 से 80 करोड़ रुपए, है ना। ये तो इतनी सैलरी तो भाई साहब ले रहे थे मतलब 1 महीने में, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने शर्तों पे काम करेंगे, नहीं तो हम ऑफिस छोड़ देंगे। तो ये एक मतलब दुनिया में अगर हम सैलरी की ही बात करते हैं तो कहां तक, मतलब मैंने कभी नहीं सुना था लाइफ में कि कोई 75-80 करोड़ रुपए सैलरी महीने की कमा रहा। तो ये ऐसे ही मेरे को बात में ध्यान आ गया। डीआरडीओ ने राजस्थान के जैसलमेर में एक एमपी एटीजीएम का मतलब है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। तो ये राजस्थान के जैसलमेर में पहला इस तरीके का स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च किया है, डीआरडीओ ने फायर किया। पहली बार डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो आरएनडी यानी कि इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका जो विंग है, उन लोगों ने ये कारनामा किया है, और इन्होंने ऐसा पोखरण के फील्ड फायरिंग रेंज में जैसलमेर राजस्थान में ये काम किया है। इसके साथ साथ में इन्होंने एक फ्लाइट टेस्ट गौरव भी किया है डीआरडीओ ने, मैडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब नेम्ड गौरव। तो इन्होंने भारतीय एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के माध्यम से उनके प्लेटफॉर्म सुखोई 30 MK1 के माध्यम से उड़ीसा कोस्ट के पास इन्होंने अपना गौरव करके जो उनका मैडन फ्लाइट टेस्ट है, मतलब मैडन फ्लाइट टेस्ट होता पहली बार उस फ्लाइट को टेस्ट किया इन्होंने किस चीज के लिए? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब के लिए, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्बिंग के लिए। तो ये काम कर दिया है डीआरडीओ ने, गौरव का फ्लाइट टेस्ट इन्होंने कर लिया है। डीआरडीओ 1958 में स्टेब्लिश हुआ था। वर्तमान में डॉक्टर समीर बी कामत इसके चेयरमैन है, और नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। इसरो ने तीसरे और आखिरी फ्लाइट SSLV D3 EOS 08 मिशन को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है 16 अगस्त 2024। तीसरे और आखिरी डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D3। तो SSLV D3 को इन्होंने सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश इन्होंने लॉन्च कर दिया है। और इस तरीके से जो इसरो का SSLV डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, कृपया माइक म्यूट कर लें, दीपा जी कृपया माइक म्यूट कर लें। तो SSLV जो प्रोजेक्ट था वह इसके साथ ही संपन्न हो गया। इसरो के चेयरमैन वर्तमान में श्रीधर पानिकर सोमनाथ जी हैं, बेंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर्स है। 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके साथ में बोइंग बोल के एक कंपनी है, उसने AIESL यानी कि AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, इन दोनों ने मिल करके भारतीय नौसेना को सपोर्ट करने के लिए P8I फ्लीट जो है, ये मतलब भारतीय नेवी के P8I फ्लीट को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने मतलब आपस में एक समझौता किया है।
कौन, बोइंग और AIESL ने मिल करके इन्होंने आपस में एक पार्टनरशिप करी है, साझेदारी करी है, ठीक है। और ये किसके लिए करा है, MRO के लिए। MRO का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे मोटरसाइकिल या कारों के लिए गैराज होता है, वैसे ही एयरक्राफ्ट के लिए MRO होता है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल। अच्छा सॉरी, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल इसका नाम है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बोलिए मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल। तो ये जो है इनका ये कार्य होता है। और इसमें ये 12 जो है बोइंग P-8 जो पोसीडॉन 8, मतलब P-8 का मतलब हो गया पोसीडॉन 8 इंडिया, P-8I पोसीडॉन 8 इंडिया। तो ये जो एयरक्राफ्ट है वो किस लिए है, ये जो मैरीटाइम सर्विलेंस मतलब सामुद्रिक गतिविधियों पे नजर रखने के लिए ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारतीय नौसेना के पास में है। और इनके मेंटेनेंस के लिए इन दोनों कंपनियों ने, बोइंग और AIESL ने मिलकर के बढ़िया तरीके से एक साझेदारी की है। तो ये हो गया आपका P-8I के बारे में देख लीजिएगा, इसका बैकग्राउंड जान लीजिएगा। बोइंग के रॉबर्ट के कैली इसके CEO हैं, शिकागो USA में हेडक्वार्टर है। और इस तरीके शरद अग्रवाल AIESL के CEO, और AIESL की स्थापना 2004 में हुई, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। पद्म अवार्डी राम नारायण अग्रवाल जी, जिनको कि फादर ऑफ अग्नि मिसाइल कहा जाता है, वैज्ञानिक थे, उनका निधन हो गया है। और ये DRDO के बहुत ही रिनोन वैज्ञानिक थे, मिसाइल साइंटिस्ट थे, जिनको कि फादर ऑफ अग्नि मिसाइल कहा जाता है। तो फादर ऑफ अग्नि मिसाइल डॉक्टर राम नारायण जी 84 साल की उम्र में हैदराबाद तेलंगाना में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। और इनका जन्म 24 जुलाई 1941 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो इस तरीके से ये आज के हमारे करंट अफेयर्स हो गए सारे, आज के सारे ही करंट अफेयर्स के टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट और काफी मतलब जानकारीप्रद थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधे आ जाते हैं नई शिक्षा नीति में। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं